Welcome to the second part of the video of chapter number 19, excretory product and elimination. In the first part of the video I have discussed this first page, second page and third page also. I will start from here, human excretory system. तो ह्यूमन excretory सिस्टम की बात करें, इन ह्यूमन्स द excretory सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी. क्या क्या कंसिस्ट करता है excretory सिस्टम? एक पेयर ऑफ किडनी होती है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, यानी दो किडनी हो गई, दो यूरेटर हो गए, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा. तो ये चीज़ें आती हैं, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा. किडनी का कलर कैसा होता है ये आपको याद रखना है. किडनी का कलर कैसा होता है? किडनी कैसे होते हैं? Kidneys are reddish brown bean shaped structure situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebra close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. ये यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, एक MCQ बन रहा है नीट में. नीट MCQ यहाँ से फ्रेम होगा. क्या फ्रेम होगा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है किडनी का कलर रेडिश ब्राउन, उसका शेप बीन शेप्ड का होता है, सिचुएटेड कहाँ होता है? लास्ट थोरैकिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा में. ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. क्या है इम्पोर्टेंट? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. लास्ट थोरैकिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. यहाँ पे वेंट्रल आउटर वॉल कह देगा, जो भी कह दे आपको याद रखना है डॉर्सल इनर वॉल, DIW, डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में ये सिचुएटेड होते हैं. थर्ड लास्ट थोरैकिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा. ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा. उसके बाद क्या है? ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर, यानी 1012. आपको ऐसे याद रखना है. आपको याद रखना है 5 to 7 सेंटीमीटर वेट और 2 to 3 सेंटीमीटर इनका क्या होता है? थिकनेस होता है. और एवरेज वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम. इसी बात पे आप बता दीजिए कि लीवर का वेट कितना होता है. बताइए कमेंट सेक्शन में, आप इसको बताइए. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. अब ये किडनी का जैसे यहाँ पे लेंथ दिया है 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ और 2 से 3 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है. तो आप कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? जैसे 57 और 23 को आप ऐड कर दें तो ये 80 आ जाता है. तो और 1012 से आप उसका लेंथ याद रखें. तो उस तरीके से ऐसे ही याद रहेगा. और ऐसे ही मतलब टेस्टिस का लेंथ है होता है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर. तो ठीक है. तो ये जो है वो ये भी यहाँ पे मैंने वैसे लिंक कर दिया. यहाँ पे 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है? थिकनेस होती है. 5 to 7 सेंटीमीटर क्या होती है? विड्थ होती है. वेट इसका याद रखिएगा 120 से 170 ग्राम. टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर concave surface of the kidney, सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ इनर कॉन्केव के सेंटर पे एक नॉच कार्ड होता है. नॉच होता है किडनी के कॉन्केव सरफेस पे. यहाँ पे इनर कॉन्केव सरफेस, ये भी याद रखना, इनर कॉन्केव सरफेस. तो यहाँ पे कॉन्वेक्स दे सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में. तो ये याद रखना है इंपॉर्टेंट लाइन. इसको हाईलाइट आपके NCERT में हाईलाइट होना चाहिए और बगल में क्वेश्चन लिखा होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होगा. हाइलम होता है वो नॉच थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेंटर. उससे हाइलम से क्या होता है? यूरेटर, ब्लड वेसल और नर्व इंटर होते हैं. ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में मैंने बताया भी है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं फिर से. इनर टू द हाइलम इज़ ए ब्रॉड. इन हाइलम के अंदर आप जाएंगे तो एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होगा जिसको रीनल पेल्विस बोला जाता है, विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिक्स. यानी ये जो प्रोजेक्शन उसका जो अंदर स्पेस है उसको रीनल पेल्विस बोला जाता है. उससे जो रीनल पेल्विस से जो प्रोजेक्ट चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें जो एक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है उसको कैलिसेस बोलते हैं. ये प्लूरल फॉर्म में है. सिंगुलर फॉर्म में इसको बोला जाता है रीनल कैलिक्स. ठीक है. तो कैलिक्स आपने पढ़ा होगा कि सेपल्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है. और यहाँ पे भी कैलिक्स है, कैलिक्स. ठीक है, रीनल कैलिक्स. उसके जो रीनल पेल्विस का जो है पहले हाइलम है. हाइलम के अंदर आप जाएंगे तो एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस होगा जिसको रीनल पेल्विस बोला जाता है. उसके प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? रीनल कैलिक्स बोला जाता है.
द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज ए टफ कैप्सूल, जो आउटर लेयर ऑफ द किडनी है वो एक टफ कैप्सूल से मिलकर बना होता है। इनसाइड द किडनी देयर आर, वो टफ कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल उसको जो भी आप बोल दें। द इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स एंड आउटर कॉर्टेक्स, जैसे किडनी है, किडनी के 2 जोन होते हैं, एक जो बाहर पेरीफेरी पर रहता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है, जो अंदर होता है उसको मेडुला बोला जाता है। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कोनिकल मासेस, मेडुला जो है डिवाइड होता है कुछ शंकु आकार के स्ट्रक्चर पे मासेस में, उसको मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, पिरामिड शेप का होता है। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिक्स, सिंगुलर कैलिक्स से ही चीज़ मैं आपको बता रहा था, जो कि कैलिक्स जो रीनल पेल्विस का प्रोजेक्शन है उसमें जो प्रोजेक्ट होती हैं पिरामिड्स वो मेडुला में होती हैं, उसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। अभी आगे स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है वो हम समझा देते हैं। कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एंड रीनल, कभी कभी क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स होता है, जो उसका पेरीफेरी पे भाग होता है, वो मेडुलरी पिरामिड्स में घुस जाता है एज रीनल कॉलम्स के थ्रू, और उस कॉलम्स को क्या बोला जाता है, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बोला जाता है, ये याद रखना है। यानी जब कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला में चला जाए एज द फॉर्म ऑफ रीनल कॉलम्स के थ्रू, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है तब कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, तो ये चीज़ यही हम आपको बता रहे थे। देखिए जब आप यहाँ पे जाएंगे तो कॉनकेव सरफेस पे, इनर कॉनकेव सरफेस पे एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको क्या बोला जाता है, हाइलम बोला जाता है। हाइलम से ही क्या होता है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और रीनल पेल्विस और यूरेटर ये सब इंटर होते हैं। तो आपको हाइलम का स्ट्रक्चर, 1 मिनट देखें इधर कहीं है, तो इसमें हाइलम को तो हाईलाइट नहीं किया गया है, लेकिन ये जो इनर कॉनकेव सरफेस में ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर ये है जहाँ से सब चीज़ें इंटर हो रही हैं, वही हाइलम होता है। जैसे कि क्या यहाँ पे लिखा था, इनर कॉनकेव सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी, ये तो ये आपको याद रखना है, उसको हाइलम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने बता दिया। अब हाइलम के बाद बताया था कि जब आप अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जैसे ही जो एक अंदर स्पेस कैविटी है उसको रीनल पेल्विस बोला जाता है। ठीक है, रीनल पेल्विस से क्या बताया था कि रीनल पेल्विस से इसने बताया था कि रीनल पेल्विस के, ये देखिए, इनर टू द हाइलम इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेस। इसकी जो प्रोजेक्शन होती हैं वो कैलिसिस प्लूरल फॉर्म में, कैलिक्स सिंगुलर फॉर्म में कहलाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और तो अभी हम आपको बता देते हैं, ये देखिए, तो ये जो कैलिक्स यहाँ पे इसने बनाया है कि ये जो रीनल पेल्विस है, रीनल पेल्विस ये स्पेस है, इसका ये जो प्रोजेक्शन इसका निकला है इसको कैलिक्स, ये सब देखिए कैलिक्स है। ठीक है, ये सब कैलिक्स हैं, तो इसको कैलिक्स बोला जाता है। और क्या होता है कि कभी कभी क्या कि, और इस कैलिक्स से क्या होता है, ठीक है, मेडुला, अब यहाँ पे ये तो कैलिक्स हो गया। ठीक है, जो रीनल पेल्विस है हम आपको समझाते हैं। जैसे पहला क्या बताया, कुछ चीज़ें, ये स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा समय लगे बताना। जैसे क्या कि जो हाइलम होता है उससे रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल यूरेटर, ये सब चीज़ें इंटर हो रही हैं किडनी में। ठीक है, अब उसके बाद जो एक स्पेस जो बन रहा है उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस से कुछ कोनिकल मतलब कुछ मासेस जो है प्रोजेक्ट होते हैं जिसको कैलिक्स बोला जाता है, रीनल कैलिक्स। और ये सब कैलिक्स हैं। और क्या होता है कि ये बाहर जो किडनी होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स होते हैं, अंदर मेडुला। तो कभी मेडुला में मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं और ये मेडुलरी पिरामिड क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं इनसाइड द कैलिक्स। ये सब कैलिक्स के अंदर धंसे हुए थे मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, रीनल पेल्विस क्या बनाता है, रीनल पेल्विस से कैलिक्स निकलते हैं, कैलिक्स में मेडुलरी पिरामिड धंसे हुए थे। और कभी कभी क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स का लेयर है, ये कॉर्टेक्स का लेयर कॉलम्स के फॉर्म में, एक कॉलम्स के फॉर्म में मेडुला के बीच में, जैसे ये मेडुला के बीच में घुसा रहता है कॉलम्स के फॉर्म में। तो ऐसे कॉलम्स को, ये जो रीनल कॉलम्स हैं, ऐसे कॉलम्स को क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। इनको कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बोला जाता है।
तो यही चीज़ हम बता रहे थे। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी है ये। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स विच आर द फंक्शनल यूनिट। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्टेक्स का जो मतलब कि जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और कितना होता है एक किडनी के पास, नियरली देखिए ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन। अगर टोटल किडनी की बात करें तो एक किडनी में 1 मिलियन है और 2 किडनी हमारे पास होती हैं तो 2 किडनी में 2 मिलियन होती हैं। तो ये ध्यान रखना है, ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है। और कॉलम्स ऑफ बर्टनी तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा है कि जब कॉर्टेक्स जो है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जाता है, कॉर्टेक्स जाता है, ठीक है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड, ये एकदम याद रखना है, क्वेश्चन हमें लग रहा है ये आ जाएगा। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रीनल कॉलम। जब कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर, कॉर्टेक्स का कोई पार्ट या कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर मेडुलरी पिरामिड के बीच में जाता है, मेडुला में चला जाता है। कॉर्टेक्स को बाहर रहना चाहिए था लेकिन वो मेडुला में जा रहा है, मेडुलरी पिरामिड के बीच में कॉलम्स के फॉर्म में। और ऐसे कॉलम्स को क्या बोलते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आने वाला है। अब ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट। नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, इज ए टफ कैपिलरीज फाउंड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस किसके द्वारा बना होता है, एफरेंट आर्टेरियोल के द्वारा बना होता है। फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय द एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। रीनल आर्टरी का जो ब्रांच है एफरेंट आर्टेरियोल, उससे जो है ग्लोमेरुलस की फॉर्मेशन होती है। और ग्लोमेरुलस से जब जो आर्टेरियोल निकलती है उसको एफरेंट, यानी ए से आने वाला, इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ए से जो अंदर आता है और ई से एग्जिट, इससे आप याद रखिएगा, ठीक है, उसको ग्लोमेरुलस होता है। रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विथ ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। यानी जो बाउमन्स कैप्सूल होता है वो डबल वॉल्ड होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल वॉल्ड होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। इसी के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बाउमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड मेल्फिजियन बॉडी आर रीनल कॉर्पोसेल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल को क्या बोला जाता है, मेल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पोसेल, ठीक है। रीनल कॉर्पोसेल और मेल्फिजियन बॉडी दोनों इसका नाम है। मेल्फिजियन बॉडी, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में होता है, ये मेल्फिजियन बॉडी है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉइल्ड नेटवर्क प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये मैं चीज़ें पहले आपको ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर या मेल्फिजियन बॉडी का स्ट्रक्चर बता दूं कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल रीनल आर्टरी का पार्ट है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस ये जो एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके आया, यहाँ पे ये टफ कैपिलरीज होती हैं, ठीक। और ये एफरेंट आर्टेरियोल यहाँ से चला जाता है, ये एफरेंट है। और बाउमेंस कैप्सूल यही होता है। बाउमेंस कैप्सूल क्या है, बाउमेंस कैप्सूल है डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है बाउमेंस कैप्सूल का, देखिए डबल वॉल्ड है। और जो ये अंदर का वाल होता है ये पोडोसाइड बनाता है, इनर वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, जिससे फिल्ट्रेशन स्लिट्स बनता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में मदद होती है। ये आपको हम अभी समझाएंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन उससे पहले आप ये जानते रहिए कि एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आते हैं, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जाता है, एफरेंट आर्टेरियोल ही यहाँ अंदर जा कर के टफ्ट बना रहा है। ग्लोमेरुलस इसी को बोलते हैं, इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल को क्या बोला जाता है, मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पोसेल्स। और इसके बाद ये चला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के मैकेनिज्म बताने के लिए, कि ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है यहाँ से निकली, ये यहाँ पे जा करके आगे यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसको लाइन कर लेती है। मतलब जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और नीचे जो है हिनलेज लूप को भी लाइनिंग करती है वासा रेक्टा के फॉर्म में। तो ये आगे चल के क्या बनाती है, वो जो लाइनिंग कर रही है, मतलब पीसीटी को डीसीटी को लाइन कर रही है, ट्यूब को लाइन कर रही है मतलब उसके पेरीफेरी पे। इसीलिए एफरेंट आर्टेरियोल आगे चल के क्या बनाती है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। एफरेंट आर्टेरियोल क्या बनाती है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी बनाती है। और पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का एक फॉर्म वही वासा रेक्टा होता है, जो माइन्यूट ब्लड वेसल्स होती हैं, उसी को पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, जिससे कि एक्सचेंज हो सके जो है चीज़ों का, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज़्म के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको यहाँ तक बता दिए। अब ये जो मैंने पढ़ा रहा था कि जब यहाँ पे ये हो गया कि मेल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पोसेल हो गया, ये याद रखना नाम।
उसके बाद ट्यूब्यूल जो कंटिन्यू करती है फर्दर क्या बनाती है, हाईली कॉइल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाती है। और पीसीटी ए हेयर पिन शेप्ड, ये जो हेनलेज लूप होता है वो हेयर पिन शेप्ड का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शेप हेयर पिन, हेनलेज लूप किसके शेप्ड का होता है, हेयर पिन शेप्ड का होता है। इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ ए डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब, इसका एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और एक असेंडिंग लिम्ब होता है। डिसेंडिंग माने नीचे जाने वाला, यानी डिसेंडिंग माने वैसे तो होता है कि बढ़ते हुए मतलब घटते हुए क्रम में होता है, तो ये घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग जा रहा है, और असेंडिंग क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, ये इसका 2 लिम्ब है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड, अब जो असेंडिंग लिम्ब होता है ये क्या बना देता है, आगे चल के हाईली कॉइल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बना देता है। The DCTs of many nephrons opens into a straight tube called collecting duct, many of which converge and open into the renal pelvis through medullary pyramid in the calyces। ये लाइन आपको याद रखना है, DCTs of many nephrons open into a straight tube called collecting duct। DCTs जो होती हैं वो आगे चल के collecting duct में ओपन हो जा रही हैं, और मेनी ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस में ओपन हो जाते हैं थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस। तो ये लाइन थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है कि बस चीज़ें समझ लीजिए कि कलेक्टिंग डक्ट ओपन किस में होती है, रीनल पेल्विस में ओपन हो जाती है थ्रू मेडुलरी पिरामिड, यानी मेडुलरी पिरामिड के थ्रू होते हुए रीनल पेल्विस में, जो कि कैलिक्स में सिचुएटेड होता है, मतलब कैलिक्स में ही रीनल पेल्विस से ही कैलिक्स निकलते हैं, तो उसी में ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो ये आपको लाइन यहाँ पे ध्यान रखनी है। द मेल्फिजियन कार्पोसेल, अब चूँकि मेल्फिजियन कार्पोसेल ये देखिए पीसीटी डीसीटी ये ऊपर ही ऊपर, जैसे किडनी ऐसे पीसीटी है, ये डीसीटी मान लीजिए है, यहाँ पे हेनलेज लूप है, फिर इधर डीसीटी है, तो ये ऊपर के भाग ये कॉर्टेक्स एरिया में प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाले अंदर तक धसे हुए हैं तो ये मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेल्फिजियन कार्पोसेल यानी ग्लोमेरुलस ऑफ बाउमेंस कैप्सूल और पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, यानी ये किस में सिचुएटेड होते हैं, मेल्फिजियन कार्पोसेल पीसीटी डीसीटी किस में होते हैं, कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। वेयर एज लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला, यानी हेनलेज लूप पूछेगा तो किस रीजन में पाया जाएगा, हमेशा हेनलेज लूप मेडुला में पाया जाएगा। और बाकी मेल्फिजियन यम आपको किस ट्रिक से याद करें, आप डीपीएम से याद रखिए, ठीक है, डीपीएम से याद रखिए, डीसीटी पीसीटी और मेल्फिजियन कार्पोसेल ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, बाकी लूप ऑफ हेनले किस में है, मेडुला में। इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, लगभग सभी नेफ्रॉन्स में, लगभग मेजॉरिटी नेफ्रॉन्स में हेनले शॉर्ट होता है। एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, बहुत कम मेडुला में जाता है। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जिसमें मेडुला में बहुत कम तक जाता है, मतलब हेनलेज लूप भी लगभग समझ लीजिए कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट है, वेरी लिटिल इनटू द मेडुला में गया है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स बोलते हैं। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप्स इनटू द मेडुला, दिस नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, यानी जिस नेफ्रॉन में हेनलेज ऑफ लूप बहुत डीप जो है मेडुला तक गया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। अब ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, द एफरेंट आर्टेरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी कि जो एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस से निकलता हुआ है वो एक फाइन कैपिलरी नेटवर्क रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड बना देता है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन्स पैरेलल टू द हेनलेज लूप फॉर्मिंग ए यू शेप्ड वासा रेक्टा, यानी उसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का एक पार्ट वासा रेक्टा के मतलब हेनलेज लूप के पैरेलल में जाता है, तो एक यू शेप्ड वासा रेक्टा बनाता है। तो ये ध्यान रखना है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जब हेनलेज ऑफ लूप यानी वासा रेक्टा एब्सेंट या हाईली रिड्यूस्ड इसलिए लिखा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, क्योंकि हेनलेज लूप जब मेडुला में जाएगा तभी तो वासा रेक्टा इसके आसपास जाएगी, जब हेनलेज लूप ही नहीं जाएगा मेडुला में तो वासा रेक्टा भी नहीं जाएगी, इसीलिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन में यानी जिसमें हेनलेज ऑफ लूप बहुत शॉर्ट होते हैं तो वासा रेक्टा उसमें एब्सेंट होती है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होती है। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। अब आगे प्रोसेस है आपका यूरिन फॉर्मेशन का, ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ये आपको हम अभी बता रहे हैं। पहले आपको एक थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करता है। ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल को मिलकर क्या बोलते हैं, मेल्फिजियन बॉडी बोला जाता है।
और ये इफरेंट आर्टेरियोल है जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी यहाँ पे देखिए पीसीटी को लाइनिंग की है, और उसका एक यूनिट यहाँ पे हेनलेस लूप को लाइन कर रहा है जिसको वासा रेक्टा बोलते हैं। और ये है आपका डीसीटी, और ये पीसीटी यहाँ पे है, ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे। और हेनलेस लूप का ये है डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे जाता हुआ, इसका जो वो अपर होता है पार्ट वो थिक होता है, नीचे थिन होता है। असेंडिंग का भी अपर यहाँ पे थिक होता है, नीचे थिन होता है, ठीक है। डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। अभी इन सब के फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। अब आपको हमें बताना है क्या है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यूरिन फॉर्मेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूरिन फॉर्मेशन किन 3 प्रोसेस का इन्वॉल्व करता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन में होते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और भी अच्छे तरीके से। तो मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हम आपको बता रहे थे। मैकेनिज़्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व करते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो ये कैसे होता है ये चीज़, ये आपको मैं एक फिगर के माध्यम से यहाँ पे लाया हूँ। उसके बाद अभी नोट्स का भी हम लाइनिंग आपको एक एक लाइन क्लियर करते हैं। ये देखिए फिगर में देखिए कि आपको मैंने बताया कि यूरिन फॉर्मेशन किन 3 स्टेप से होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होता है, और किससे होता है आपका, ये होता है आपका ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन से और ट्यूबुलर सिक्रीशन से। तो देखिए जो एफरेंट आर्टेरियोल आ रही है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल यानी बाउमेंस कैप्सूल के पास में एफरेंट आर्टेरियोल आया है। ये मतलब ब्लड कैपिलरीज आई हैं, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना है। उसके बाद ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इसको इसके अगल बगल यहाँ पे पूरी ये रहती हैं, लाइनिंग रहती है। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो जाता है। इसमें जो देखिए बाउमेंस कैप्सूल में एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं। बाउमेंस कैप्सूल का जो 2 वॉल होता है, तो इसका जो इनर वॉल होता है ये थोड़ा सा मतलब कि एक हल्का हल्का इसमें स्पेस रहता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और इनर वॉल में ये इंट्रिकेट मैनर में रहता है, इसको पोडोसाइट बोला जाता है। आपको क्वेश्चन PYQs में मिल जाएंगे पोडोसाइट्स के। ये इनर वॉल ऑफ बाउमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, हल्का हल्का स्पेस रहता है, थोड़ा थोड़ा छन्नी के तरीके से, इसीलिए फिल्ट्रेशन स्लिट्स या पोर्स कहलाते हैं। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा, मतलब जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें मतलब कि जो कि वेस्ट चीज़ें होंगी लगभग यहाँ पर, लगभग नहीं तब भी यहाँ पे लगभग चीज़ें चली जाती हैं। और क्या क्या चली जाती हैं अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे चली जाती हैं फिल्ट्रेट के फॉर्म में, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे चला गया, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जा पाता, इसी को फिल्ट्रेट बोलते हैं। मतलब जो फ़िल्टर होने के बाद अब यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस के पास जो फिल्ट्रेशन हो गया इन फिल्ट्रेशन स्लिट से, तो जो फिल्ट्रेट मतलब जो चीज़ फ़िल्टर हो जाती है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो इसमें जो गया किडनी में, मतलब पीसीटी में जो गया उसको फिल्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? फिल्ट्रेट बोला जाता है। और यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल निकल करके यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के फॉर्म में इसको लाइनिंग करते हुए चली गई। इसको सिंप्लीफाइड वर्जन यहाँ पे दिया गया है। तो अब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि सभी चीज़ें जो है यहाँ से फ़िल्टर हो गई, कुछ अच्छी चीज़ें भी फिल्ट्रेट में चली गई होंगी, और कुछ बुरी चीज़ें भी अभी, मतलब बुरी चीज़ें तो इसमें जानी ही है, तो बुरी चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ें चली गई जो कि ब्लड के लिए ज़रूरी हैं। और ब्लड में अभी कुछ बुरी चीज़ें बची हो रही होंगी, क्योंकि बुरी चीज़ों को इसमें डालना था लेकिन गए नहीं थे, जा नहीं पाया था। तो क्या हुआ कि अब क्या हुआ आगे प्रोसेस में, जब पीसीटी के पास ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी लाइन होती है तो क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम फ्लूइड इनटू ब्लड होता है। पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। आपको एनसीईआरटी की लाइनें एक्सप्लेन करेंगे, 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, बाइकार्बोनेट आयन, इतनी चीज़ों का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अगर आपसे पूछा जाए तो पीसीटी में ही होता है। तो पीसीटी में क्या होता है कि ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम फ्लूइड इनटू ब्लड, यानी ये जो फिल्ट्रेट था इसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें रह गई थी, ब्लड को लगा कि नहीं भाई हमारी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर चली जा रही हैं, बह जा रही हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम अपनी अच्छी चीज़ें क्यों जाने दें भाई फिल्ट्रेट में, क्यों हम उसको यूरिन में निकालें। अगर कोई अच्छी चीज़, अगर ये देखिए एक बीमारी का रूप हो जाएगा, अगर यूरिन में ब्लड जाने लगे, यूरिन में प्रोटीन निकलने लगे, यूरिन में कीटोन या ग्लूकोज आपका जाने लगे, तो ये तो एक मतलब कि डिजीज़ का सिंबल हो जाता है। इसका मतलब आप किसी डिजीज़ से ग्रसित हैं। तो ये मैकेनिज़्म, अगर हेल्दी बॉडी के मैकेनिज़्म की बात करें तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें तो फिल्ट्रेट में जानी नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, यहाँ पे जितना फिल्ट्रेट हुआ कुछ अच्छी चीज़ें जा रही थी, तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या हो गया, यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लिया। मतलब यहाँ से तो एब्जॉर्ब किया था अच्छी चीज़ों को, मतलब कि अच्छी चीज़ें तो
फिल्ट्रेट में नहीं जाने दे रहा था, फिल्ट्रेट हो गया था जो है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन तब होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी बची रह गई थी। तो इसी को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, यानी कि पीसीटी से अच्छी चीज़ों का ट्यूबुलर कैपिलरीज में वापस से रीअब्जॉर्ब करना, उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज यानी ब्लड में कुछ जो बुरी चीज़ें थी वो क्या करता है, जो मतलब कि जैसे अमोनिया हो गया, K+ हो गया, H+ हो गया, उसको क्या करता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या कर देता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन फ्रॉम ब्लड इनटू फ्लूइड, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन कर देता है, यानी कि बुरी चीज़ें को सिक्रेट किया, अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया, ब्लड में अच्छी चीज़ें गई, इसकी जो बुरी चीज़ें थी ये चली गई फिल्ट्रेट में। तो यानी अब इसमें केवल फिल्ट्रेट में बुरी चीज़ें ही बची, यानी जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है वही बचा। अब यही जाकर के यूरिन का फॉर्मेशन कर देता है और ब्लड जो है अपना रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को लेकर के मस्त मस्त जो है काम कर लेता है। यही मैकेनिज़्म है यूरिन फॉर्मेशन का। तो यूरिन फॉर्मेशन का यही मैकेनिज़्म है। तो आपको मैकेनिज़्म हम अच्छे समझा देते हैं। इसमें कुछ चीज़ें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी लिखी गई हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी की लाइन भी, हर एक लाइन भी कवर करेंगे, तो उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। दिस प्रोसेस अकर इन द मेल्फिजियन कार्पोसेल्स ऑफ द नेफ्रॉन। मेल्फिजियन कार्पोसेल या रीनल कार्पोसेल या मेल्फिजियन बॉडी, ये तीनों एक ही हैं, तो ये इसी में होता है। ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो ग्लोमेरुलस का कैप्सुलर मेम्ब्रेन होता है उसी को फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। थ्रू विच फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, उसके 3 लेयर होते हैं। इंडोथीलियम ऑफ, मतलब जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है या ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तीन जो है लेयर से मिलके बनी होती है। एक होता है इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल्स की एपिथीलियम होती है इसको इंडोथीलियम बोलते हैं। एपिथीलियम ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल, वो भी फिल्ट्रेशन का काम करती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में रहता है। तो ये तीनों हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन में लिखा गया है। अभी एनसीईआरटी की लाइन भी कवर करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है। जैसे कि आपने रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में भी देखा होगा, वहाँ पर भी एल्वियोली के बीच में ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया है 3 लेयर का। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ एनसीईआरटी, द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बाउमैन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट, शायद एनसीईआरटी में दिया भी है, अभी उसको कवर करेंगे। द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल कॉल्ड पोडोसाइट आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स और स्लिट पोर्स। तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमैन्स कैप्सूल में एक पोडोसाइट सेल्स होती हैं, वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं, जिससे कि सब माइन्यूट स्पेस जो है उसमें रहता है, जैसे स्लिट के फॉर्म में, ताकि फिल्ट्रेशन हो सके। उसको फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स बोलते हैं। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स, अब मैंने शायद ऊपर कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन में कुछ बता दिया होगा, लेकिन जो एपिथेलियल सेल्स होती है बाउमैन्स कैप्सूल को, उनको पोडोसाइट बोलते हैं। यही इंट्रिकेट मैनर में अरेंजमेंट इनका होता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन स्लिट बनते हैं। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituent of the plasma except proteins pass on to the lumen of the Bowman's capsule. Filtration इतने अच्छे से हो जाता है कि प्रोटीन को छोड़कर तो बाकी सभी जो है चले जाते हैं। Therefore it is considered as a process of ultrafiltration, इसीलिए इसको ultrafiltration बोला जाता है। The plasma fluid that filters out from glomerular capillaries is called as glomerular filtrate. Filtrate बोलते हैं। It is proteinless plasma. About 20% of plasma fluid filters out into Bowman's capsule. ये आपको परसेंटेज नहीं याद रखना है, ठीक है। The amount of filtrate found by the kidney per minute is called glomerular filtration rate. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जितना फिल्ट्रेट जो है किडनी पर मिनट में बना देता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं। GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज़ 125 ml पर मिनट, दैट इज़ 180 लीटर पर डे। यानी कि ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होता है वो 125 ml पर मिनट के हिसाब से होता है, यानी एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बन जाता है, 180 लीटर प्रतिदिन। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है तो क्या 180 लीटर हम दिन में टॉयलेट कर देते हैं? इतना यूरिन तो हम एक्सक्रीट करते नहीं। तो इसीलिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का होना ज़रूरी है, यानी कि 180 लीटर प्रतिदिन फिल्ट्रेट बन रहा है। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ओनली 1% यूरिन। यानी हम 180 लीटर फिल्ट्रेट रोज़ बन रहा है, लेकिन हम कितना जो है यूरिन एक्सक्रीट करते हैं रोज़ एक दिन में 1.5 लीटर केवल, और 180 लीटर प्रतिदिन बन रहा है। तो ये डाटा याद रखिएगा। GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है, और 180 लीटर प्रतिदिन इसको बोल सकते हैं। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाई किडनी पर मिनट। एक ऑन एन एवरेज बात करें तो 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड जो है किडनी द्वारा पर मिनट
जो है फ़िल्टर कर दिया जाता है, विच कॉन्स्टिट्यूट 20 to 25% ऑफ द ब्लड पंप बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। इसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। यानी कार्डियक आउटपुट मतलब यहाँ पे एनसीईआरटी में 1/5 लिखा है, इसको 20 to 25% यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो यानी कि ये क्या कह रहा है कि कार्डियक आउटपुट जो होता है, मतलब कि कार्डियक आउटपुट होता क्या है, ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट टोटल कितना कार्डियक आउटपुट होता है, 5 लीटर होता है। 5 लीटर यानी 5000 ml। तो 5000 ml का एनसीईआरटी में लिखा है, इसका 1/5 जो है किडनी द्वारा 1 मिनट में क्या होता है, फ़िल्टर किया जाता है। तो 5000 ml का 1/5 कितना हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। तो 1000 मतलब वही 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड, यानी कि कार्डियक आउटपुट का 1/5 जो है ब्लड फ़िल्टर किया जाता है किडनी द्वारा 1 मिनट में, ठीक है। एंड ऑफ दिस ब्लड अबाउट 650 ml इज़ ब्लड प्लाज्मा। और उन ब्लड में से लगभग 650 ml क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा। चूँकि 55% ब्लड प्लाज्मा होता है ब्लड में, जैसे 1100 से 1200 ml ब्लड लिया तो उसमें 55% तो मतलब वही होगा, ब्लड प्लाज्मा ही होगा, ठीक है। यानी 650 ml टोटल आप मान लीजिए। दिस 650 ml इज़ कॉल्ड रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसको आरपीएफ बोलते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी का आउट हो गया, लेकिन अबाउट 20% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय ऑल नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी इन ए मिनट, दिस इट इज़ 125 ml विच इज़ कॉल्ड, मतलब कि एक 650 ml का 20% जो है, यानी ब्लड प्लाज्मा का 20% और सभी नेफ्रॉन के द्वारा 1 मिनट में फ़िल्टर कर लिया जाता है। और ये उसकी वैल्यू 625 का अगर 20% निकालें तो 125 ml के आसपास आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, जीएफआर बोलते हैं 1 मिनट में, वही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो हमने बताया था। इसको एक्सप्लेन किया है, इसको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी से भी एक्सप्लेनेशन हो गई, लगभग चीज़ें हो गई। और जीएफआर बटा रीनल प्लाज्मा फ्लो 1/5 होता है, ये इसका फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, लेकिन थोड़ी कॉन्सेप्ट को बढ़िया करने के लिए ज़रूरी था। अब ये जो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालने की 3 तकनीक होती है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, इसको केवल आप देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में एक बार आया था कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा, 10 से 25 mm, 10 mmHg शायद ऑप्शन में दिया था, तो ये इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। ये चीज़ मैंने ये आपको बता ही दी। और उसके बाद ये क्या है, आपको ये भी बता देते हैं इसी समय, सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। उसके बाद सेकंड मैंने बताया था कि ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में। तो आप ये ध्यान रखिए कि नियरली जैसे 180 लीटर फिल्ट्रेट बना ग्लोमेरुलस में, 180 लीटर प्रतिदिन में, तो उसका 99% ऑफ द फिल्ट्रेट क्या होता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स यानी पीसीटी डीसीटी के द्वारा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यानी 180 लीटर प्रतिदिन में फिल्ट्रेट इज़ फॉर्म्ड एंड इट्स 99% इज एब्जॉर्ब्ड एंड ओनली 1% दैट इज़ 1.5 लीटर इज़ एक्सक्रीटेड, 1.5 लीटर ही एक्सक्रीट किया जाता है। The tubular epithelial cells in different segments of the nephron performs this reabsorption either by both active and passive mechanism। तो ये जो reabsorption होता है, या तो ये एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है या तो पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम प्लस Na+ का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, और वाटर का क्या होता है, पैसिव होता है, ठीक है। और पीसीटी की बात करें तो पीसीटी इज़ लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। इसको वहाँ पे भी बताया गया है, क्या नाम है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाले चैप्टर में भी, कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम उसमें होता है पीसीटी में। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नियरली ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। तो इससे क्या होता है, लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट और 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है इस सेगमेंट के द्वारा। और Na+ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड आर कम्प्लीटली रीअब्सॉर्ब्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन पीसीटी, ठीक है। वाटर एंड Cl रीअब्सॉर्ब्ड पैसिवली। रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मैक्सिमम, ये आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, ठीक है। Na+ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सब कम्प्लीटली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा पीसीटी में एब्जॉर्ब होते हैं। ये भी एनसीईआरटी में दिया नहीं है, एनसीईआरटी में केवल ये लाइन लिखी गई है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है, ये लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है, ये 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हेनलेज लूप की बात करें तो हेनलेज लूप में जो है रीअब्जॉर्प्शन इसमें मिनिमम होता है। कहाँ पे मिनिमम होता है, असेंडिंग लिम्ब, इनके असेंडिंग लिम्ब में,
ठीक है। ये हेनलीज लूप का जो रीज़न होता है, ये किस लिए क्या काम करता है अभी आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में बताएंगे। हाई ऑस्मोलरिटी या मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है मेडुला में, उसकी हाई ऑस्मोलरिटी का जिम्मेदार कौन है? हेनलीज लूप, क्योंकि ये बहुत ही चीज़ें को सिक्रीशन और ये सब चीज़ें करता है और बहुत मेंटेनेंस करता है, तो ये हेनलीज लूप की वजह से होता है। तो हेनलीज का 2 लिम्ब था, एक डिसेंडिंग लिम्ब था और एक असेंडिंग लिम्ब था। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता है कि कौन सा वाटर के लिए परमिएबल है, कौन सा इम्परमिएबल है। यानी डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, पहले आपको बता दें, उसके बाद ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो परमिएबल टू पानी के लिए परमिएबल होता है, पानी को जो है ये मेडुला में या फिर और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में देता रहता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट के आदान प्रदान के लिए इम्परमिएबल होता है। वाटर इसमें होता रहता है, पैसिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिल्ट्रेट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड एज इट मूव डाउन, जैसे ही फिल्ट्रेट नीचे डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि पानी उससे जाता रहेगा तो फिल्ट्रेट क्या हो जाएगा? कंसनट्रेट हो जाएगा। ठीक है। और असेंडिंग लिम्ब क्या है? इम्परमिएबल टू वाटर होता है, ये केवल इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। एज फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इट गेट डाइल्यूटेड, क्योंकि ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, केवल इलेक्ट्रोलाइट्स का आदान प्रदान कर रहा है, इसलिए जैसे ही असेंडिंग लिम्ब से फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा तो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है। ड्यू टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इनटू द मेडुलरी फ्लूइड, मेडुलरी फ्लूइड में इलेक्ट्रोलाइट का के जाने की वजह से। तो कैसे आप ये याद रखेंगे कि डिसेंडिंग वाला परमिएबल है वाटर के लिए, इम्परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये जब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है? कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आपको यहाँ पे बता दें कि ये इस ट्रिक से याद रखिएगा, देवा आयन। कैसे याद रखेंगे? देवा आयन, यानी आपको बताते हैं, 1 मिनट, ये देखिए, मतलब इसमें केवल परमिएबिलिटी का ही बताया है। जैसे डिसेंडिंग है, DE से डिसेंडिंग और वा से वाटर। ठीक है। डिसेंडिंग किसके लिए परमिएबल है? वाटर के लिए। और असेंडिंग आयन, असेंडिंग किसके लिए परमिएबल है? आयन के लिए। आयन के लिए यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो असेंडिंग परमिएबल है आयंस के लिए, डिसेंडिंग परमिएबल है वाटर के लिए। ये परमिएबल का ऑर्डर है, मतलब परमिएबल की बातें हैं। और इम्परमिएबल पूछ देगा तो डिसेंडिंग इम्परमिएबल हो जाएगा आयंस के लिए, और असेंडिंग इम्परमिएबल हो जाएगा वाटर के लिए, उसी का उल्टा हो जाएगा। तो इससे आप परमिएबिलिटी याद रखिएगा, डिसेंडिंग देवा आयन, देवा आयन, जैसे देवानंद है तो देवा आयन से आप याद रखिए, देवायन, देवायन। तो देवायन में का देवायन, डिसेंडिंग वाटर देवायन, और असेंडिंग क्या देवायन? असेंडिंग का आयन क्या है? असेंडिंग जो है आयन है, आयन के लिए परमिएबल, यानी डिसेंडिंग वाटर के लिए परमिएबल है, असेंडिंग किसके लिए क्या परमिएबल, किसके लिए परमिएबल है? आयन के लिए परमिएबल है। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT की बात करें तो इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ और वाटर का होता है। अगर कंडीशनल शब्द लिख दिया जाए, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन लिख दिया जाए Na+ और वाटर का, तब आपको बता देना है कि ये DCT में होता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इस पे एक्ट करता है, आगे बताया जाएगा। Na+ के रीअब्जॉर्प्शन में काम करता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ये क्वेश्चन PYQ में बहुत पूछा गया है। ADH इसमें हेल्प करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन पैसिवली। जो एल्डोस्टेरोन करता है वो Na+ को एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करवाता है, और ADH से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है पैसिव माध्यम से। DCT जो है बाइकार्बोनेट आयन के भी रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है या करता है इसका रीअब्जॉर्प्शन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन इन द प्रेजेंस ऑफ ADH। डिस्टल पार्ट ऑफ collecting duct is permeable to urea, so small amount of urea is also reabsorbed from the filtrate and it adds to the osmolarity of medullary interstitium। तो ठीक है। डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट का जो लास्ट पार्ट है वो यूरिया के लिए भी परमिएबल होता है, इसलिए यूरिया भी फिल्ट्रेट में इससे जाता है, जिससे कि ऑस्मोलरिटी जो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की वो बनी रहती है। अब चलिए यूरिन फॉर्मेशन का हम NCERT से डील कर लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस, नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये जो कि डिफरेंट पार्ट में होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये 3 स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो कि मैंने नोट से भी आपको कवर करवा दिया। अब देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड which is carried out by the glomerulus and is called glomerular filtration. On an average 1100 से 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly कितना 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute, यानी कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा है। तो कार्डियक आउटपुट का 1/5 होता है 1100-1200 ml ऑफ ब्लड, जो कि किडनी के द्वारा पर मिनट फिल्टर किया जा रहा है।
The glomerular capillary blood pressure causes filtration of blood through three layers, that is endothelium of glomerulus blood vessels, the epithelium of Bowman's capsule and a basement membrane between these two layers. तो इन तीनों लेयर की वजह से ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर, जो कि इसका नेट प्रेशर बात करें तो 10 mmHg से 25 mmHg होता है। ये तीन लेयर की सहायता से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उससे जो है क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करवाता है। द इपिथेलियल सेल्स ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल, ये देखिए एनसीईआरटी में लिखा गया था, द इपिथेलियल सेल्स ऑफ द बाउमेंस कैप्सूल कॉल्ड podocytes are arranged in an intricate manner so as to leave some minute spaces called filtration slits or slit pores. Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of the plasma except the proteins pass onto the lumen of the Bowman's capsule. Therefore it is considered as a process of ultrafiltration. इसको ultrafiltration बोला जाता है, यानी blood is filtered so finely through this membrane that almost all the constituents of the plasma except the protein. ठीक है, लेकिन इसी में समरी में एक लाइन आपको दिखा दें। समरी में एक लाइन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दिया गया है कहीं, समरी में कहीं तो दिया गया था ये। तो यहाँ पे देखिए फिल्ट्रेशन, देखिए यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व थ्री मेन प्रोसेसेस, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो वहाँ पे दिया था एक्सेप्ट प्रोटीन, तो एक्सेप्ट प्रोटीन तो आप समझेंगे कि ये सेलेक्टिव प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, यानी सेलेक्ट कर रहा है कुछ चीज़ों को फिल्टर करने में, कुछ चीज़ों को नॉन सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन फिल्ट्रेशन क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है, परफॉर्म बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन क्या है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। भले वहाँ पे एक्सेप्ट प्रोटीन लिखा है, ये प्रोटीन को फिल्टर नहीं करता, लेकिन ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। यही चीज़ मैंने समरी में दी है, तो आपको बताने के लिए ध्यान रखना। फिल्ट्रेशन इज ए सेलेक्टिव प्रोसेस लिख दिया अगर स्टेटमेंट, तो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। फिल्ट्रेशन क्या है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब आपकी जो कर रहे थे, तो इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे जिसे लिख दिया था ये कि दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास ऑन टू द ल्यूमेन। तो एक्सेप्ट द प्रोटीन लिखा है तो आप सोचेंगे कि सेलेक्टिव प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, लेकिन फिल्ट्रेशन क्या है, ये क्या है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। The amount of the filtrate found by the kidneys per minute is called glomerular filtration rate. GFR एक हेल्दी इंडिविजुअल में कितना होता है, 125 ml पर मिनट, यानी 180 लीटर प्रतिदिन। ये आपको ध्यान रखना है डाटा। The kidneys have built in mechanism for the regulation of the glomerular filtration rate. glomerular filtration rate को रेगुलेट करने के लिए उनके पास एक मैकेनिज़्म होता है। One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus JGA। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि JGA का फंक्शन क्या है, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। JGA इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फाउंड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो DCT में जो है सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, JGA में मैकुला डेंसा और कई सेल्स, पॉलिकेशन सेल्स, ऐसे सेल्स हैं जिसमें जो है ये सेल्स से मिलके बना होता है, लेकिन वो सब चीज़ें आउट ऑफ NCERT हैं। तो सेलुलर मॉडिफिकेशन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है एंड द एफरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कंटेंट, यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्टेरियोल के सहयोग से जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो JGA में हो रहा है। वो स्पेशल सेंसिटिव रीजन कहाँ है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT में पाया जाता है। ए फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल टू रिलीज रेनिन। जो JG के सेल्स हैं, यानी जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, मैकुला डेंसा और ऐसी चीज़ें सेल्स हैं वहाँ जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, वो रेनिन का सिक्रीशन कर देती हैं। जैसे GFR में कमी होती है तो रेनिन का सिक्रीशन हो जाता है, विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाई द GFR बैक टू द नॉर्मल। जिसकी वजह से GFR, जैसे GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में अगर कमी हो रही है तो JG सेल जैसे ही रेनिन सिक्रेट करेगा तो रेनिन क्या करता है कि ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर यानी ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे कि GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो नॉर्मल आ जाए। रेनिन, ये ध्यान रखिएगा, ये एंजाइम नहीं है, रेनिन हार्मोन है, इसमें सिंगल एन है, RENIN। और जो बच्चों में पाया जाता है रेनिन, उसमें RENN, वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये रेनिन है।
ये मिल्क के डाइजेशन के लिए इन्फेंट्स में, और ये रेनिन हार्मोन है। तो ये इसमें सिंगल एन होता है, इसमें डबल एन। अगर यहाँ पे डबल एन लिख दिया स्टेटमेंट में तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, अब आगे हम बताएं कि कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड पर डे 180 लीटर प्रतिदिन विद दैट ऑफ रिलीज्ड 1.5 लीटर सजेस्ट दैट नियरली 99% ऑफ द filtrate has to be reabsorbed by the renal tubule. This process is called reabsorption. The tubular epithelial cells in different segments of the nephron perform either by मतलब एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू ये करते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और Na+ क्या करता है फिल्ट्रेट में एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है वो, जबकि नाइट्रोजन वेस्ट जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा रीएब्जॉर्ब होता है। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन में होता है, वो भी पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है। यानी गाना GANA से वो फिल्ट्रेट जो है एक्टिवली होता है, बाकी सब क्या होते हैं, पैसिवली होते हैं। अब यूरिन फॉर्मेशन के समय क्या होता है, द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट सब्सटेंसेस लाइक H+, K+ अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। ट्यूबुलर सिक्रीशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द आयनिक एंड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन और काउंटर करंट मैकेनिज्म और डिसऑर्डर्स हम इसके थर्ड पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।